बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी यूरिदा शरत अली एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्रिकली। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह से मैं एक कोट से स्टार्ट लेती हूँ, और वो कोट शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई मुझे देख के कुछ अपने अंदर कोई डीमोटिवेट है तो वो अपने आप को मोटिवेट कर सके, और अगर कोई पहले से मोटिवेट है तो वो मज़ीद मोटिवेट हो जाए। ठीक है, तो आज का जो कोट है हमारा वो ये है कि हमने अक्सर मोटिवेशनल कोट्स में पढ़ा होता है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल तो ये बहुत एक बात तो है और हमें मोटिवेट करती भी है, लेकिन कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन यू हैव राइट पीपल देयर टू सपोर्ट यू। तो जब हमारे पास सही लोग होते हैं, हमें गाइड करने वाले सही होते हैं, तो ही कोई भी चीज़ हमारे लिए जो है वो पॉसिबल हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं अभी तक के एक्सपीरियंस की, क्योंकि मैं जो डिलीवर करती हूँ वो मैं कॉलेज लेवल मतलब कॉलेज के ज़ाहिर सी बात है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं पढ़ा रही हूँ। तो मैं मेरा जो यूनिवर्सिटी तक का एक्सपीरियंस है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मैंने जो है स्कूल लाइफ तक देखा है कि हमारी जो अच्छाई और बुराई के ज़िम्मेदार होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। और पेरेंट्स ही होते हैं जो कि हमें गाइड कर रहे होते हैं कि व्हाट इज़ राइट फॉर अस एंड व्हाट इज़ नॉट। तो अगर हम तो पेरेंट्स तो हमेशा ही हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं, और हमें हमें हमेशा ही जो है वो हमें सीधे रास्ते पे रखते हैं या राइट डिसीजन लेने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन जब हम आते हैं कॉलेज लाइफ में तो हमारे कुछ जो फ्रेंड्स बनते हैं, या हम अपने मतलब अब थोड़ा सा हम दुनिया की तरफ आ रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल वो सही नहीं कह रहे, जो हमारे दोस्त हैं वो सही कह रहे हैं। तो ऐसा जो है वो होता है, सबके साथ होता है, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। ठीक है, जब आप थोड़े बड़े हो रहे होते हैं लाइफ में तो पेरेंट्स से ज़्यादा जो है वो दोस्त भी आपके लिए अहम हो रहे होते हैं। तो खैर पेरेंट्स से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, दोस्तों की अहमियत बढ़ रही होती है जैसे जैसे लाइफ में हम बड़े हो रहे होते हैं। तो कॉलेज लाइफ जो होती है वो हमारी ये हो जाती है कि जो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं वो इतना सही नहीं है। मैं सबके लिए बात नहीं कह रही, लेकिन यूजुअली ऐसे ही होता है। तो वो सबके लिए जो है वो पेरेंट्स सही कहते हैं, लेकिन हमें उस वक्त ऐसा लग रहा होता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है। तो जो हमारे दोस्त कर रहे हैं या जो हमारे दोस्त कह रहे हैं वो ही सही है। तो यहाँ पे आके जो है ना हम ये नहीं कह सकते कि हमारी तरबियत है या हमारी जो परवरिश हमारे माँ बाप करते हैं वो गलत है, या जो भी हम हैं वो हम अपनी माँ बाप की परवरिश की वजह से हैं। तो ऐसा हम स्कूल लाइफ तक कहें तो ये बात समझ आती है कि जो भी हम हैं वो हम अपनी माँ बाप की परवरिश की वजह से हैं। लेकिन अगर हम कॉलेज लाइफ की और यूनिवर्सिटी लाइफ की बात करें ना, तो यहाँ पे जो होता है वो 50% रोल पेरेंट्स का होता है, लेकिन बल्कि 40% रोल पेरेंट्स का होता है, और 60% आप वो होते हैं जिस कंपनी में आप उठते बैठते हैं, या जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, या जो आपके दोस्त होते हैं। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि आप अपने जो भी ज़िंदगी में जिस चीज़ को अहमियत दें, या मैं अगर बात करूँ कि दोस्तों में बात करूँ, तो हमेशा सही लोगों को अपनी कंपनी में रखें। चाहे वो आपकी ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका जो है वो कोई फ्रेंड हो, तो हमेशा आप अच्छे लोगों की या सही लोगों की कंपनी में रहेंगे तो आप मोटिवेट भी रहेंगे। और अच्छे लोग और सही लोग वो होते हैं कि जिनको अगर मैं कहूँ कि जो आपकी खुशियों से जो है वो जेलस नहीं होते, जो आपको ऐसे टाइम में जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी दोस्त की, ऐसे टाइम में जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको अपना टाइम दें और आपको सुने, तो मेरे ख़्याल से वही राइट पीपल होते हैं। ठीक है, तो आई होप सबकी लाइफ में ऐसे ही फ्रेंड्स बने, और सबको जो है ना वो इसी तरीके से मोटिवेट करते रहें वो दोस्त, इसी तरीके से जो है वो आप लोगों के अच्छे दोस्त बने। और जब आपके अच्छे दोस्त बनते हैं तो आप खुद ब खुद आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, और जो है वो आप खुद ब खुद जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। क्योंकि मेरी अम्मी भी मुझसे कहती हैं कि जब हम किसी परफ्यूम शॉप पे जाते हैं कोई परफ्यूम बाय करने के लिए, तो वहाँ पे भी ये होता है कि आप जितना अपने आप को बचाना चाहते हैं ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कोई खुशबू वो आपके मतलब आप रह जाती है आपके पास ना। तो यही दोस्तों की कंपनी का असर होता है कि जैसे आप अपने दोस्त बनाते हैं आप बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप अच्छे दोस्तों में रहें, अच्छे दोस्तों को अपनी कंपनी का हिस्सा बनाएं, ताकि आप भी अच्छे बने और आप अच्छे उससे जाने जाएं। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल के बाद जो है वो तरबियत मैटर नहीं करती। यूनिवर्सिटी लेवल के बाद आप वो होते हैं जो आपकी कंपनी होती है, तो आप अपनी कंपनी से पहचाने जाते हैं।
तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा कोड अच्छा लगा होगा, और इसी मोटिवेशन के साथ अब हम अपनी वीडियो लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री गली के अपडेट्स देना चाहते हैं तो आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं या कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी, तो आप लोगों को वीडियो के इंडेक्स से आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। और आज जो हम कवर करेंगे वो हम लेक्चर नंबर 4 कवर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 इनऑर्गेनिक का, और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स था हमारा, तो अभी हम इनऑर्गेनिक के पोर्शन में ही हैं क्योंकि, तो उसके अंदर जो मेन आप आज का टॉपिक है आप लोगों का वो है ग्रुप ट्रेंड्स, जो कि मैंने अपनी इसकी जो लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर आपको बहुत डिटेलिंग इंट्रो दिया था पूरे चैप्टर का कि हमने किस तरीके से इस चैप्टर को डिवाइड किया है। तो पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमने कवर क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। तो जो हम पिछली वीडियोस में कवर कर आए हैं वो हमने कवर किया है कि जो चैप्टर नंबर हमारे पास 3 का जो चीज़ें थी उसमें हमने प्रोसेसेस कवर किए हैं, और ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं वो प्रोसेसेस, और ग्रुप 2A जो हम 2A के भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा मतलब बड़े नहीं हैं और वो इजीली कवर भी हो जाएंगे, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मतलब शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं। तो इसलिए वो जो है वो उसको हम एंड में पढ़ेंगे। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो रीजनिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगी कि जो रीजनिंग हमारे पास एग्जाम में आती है जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आज जो है वो हमारी जो वीडियो है वो कॉन्सेप्ट बेस होगी। तो पहले हम सबसे पहले ये इन तमाम ग्रुप ट्रेंड्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उसके बाद जो है वो हम रीजनिंग के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर के लिए भी आप लोग जो है वो प्रिपेयर रहें, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे तो आपके पास कैसी भी रीजनिंग आएगी आप उस चीज़ को कर सकते हैं कि जब आपके पास कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि एस ब्लॉक में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप जो है वो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम नॉर्मल बात कर लेते हैं कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A जो है ये इनके जो नाम होते हैं ये पूरी एक फैमिली कहलाती है। ग्रुप 1A एक फैमिली है और एक ग्रुप 2A पूरी फैमिली है। और पूरी फैमिली के जो हमारे पास कहना चाहिए ना कि उनके जो दादा हैं, वो मतलब दादा के नाम पे एक होता है ना, मतलब ये एग्जांपल देने के लिए मैं आप लोग बता रही हूँ कि दादा के नाम से आप लोग जो है वो मुंसलिक होते हैं, मतलब आप लोग उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। तो इसकी जो फैमिली का जो नाम है वो ये है, इसका लिथियम फैमिली है ये, और इसकी फैमिली है ये कौन सी है, 2A बेरिलियम फैमिली है। तो अब ये फैमिली तो है, लेकिन जो इसके अंदर एलिमेंट्स है ना वो कौन से एलिमेंट्स हैं। तो जो हमारे पास ग्रुप 1A है वो हमारे पास अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, जबकि ग्रुप 2A के जो मेटल्स हैं वो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। अब ये अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों हैं? अल्कली मेटल्स इसलिए हैं क्योंकि जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं ये जब ऑक्साइड्स बनाते हैं तो वो बेसिक इन नेचर होती हैं, यानी कि वो बेस होती है। तो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स इनकी बेस होती हैं, जिसकी वजह से ये इनके नाम के आगे जो है वो जो मेटल्स हैं उनके आगे अल्कली लगा दिया, अल्कली मेटल्स। और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहलाते हैं? अच्छा, दूसरा ये नेचर में फ्रीली मौजूद नहीं होते, ये नेचर में फ्री पाए नहीं जाते। ठीक है, अच्छा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अब ये भी तो हो सकता था कि अल्कली मेटल पूरे ही एस ब्लॉक को कह देते, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले को हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा है। तो वो क्यों कहा है? तो इसलिए इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो होते हैं ना इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं, इन जो ग्रुप 2A के मेटल्स के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो हमारे पास अर्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से, और दूसरा वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं और इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो इनकी ये ग्रुप 1A में और एस ब्लॉक में क्यों है, क्योंकि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास NS1 यानी कि वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन जो है इनकी वो NS1 होती है। ठीक है, और जो ग्रुप 2A है उसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास? NS2। ठीक है, ग्रुप 2A की।
और NS1 जो होती है वो हमारे पास हैं वो मोनोवैलेंट होते हैं, और ये जो होते हैं ये डाईवैलेंट होते हैं। ठीक है, मोनोवैलेंट और डाईवैलेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ईजिली इस्केप हो सकता है, और इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि दोनों ही जो है वो निकल जाते हैं और ये पॉजिटिव इन नेचर हो जाता है। तो ये M पॉजिटिव होगा और ये जो होगा वो M पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव होंगे, या हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो गया इनका बेसिक इंट्रो। ठीक है, ये आप सबको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसकी। आज जो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास ग्रुप ट्रेंड्स। अब ग्रुप ट्रेंड्स के अंदर आप कुछ टर्म्स देख रहे होंगे, जो कि सबसे पहली टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एनर्जी और एंथैल्पी, और एटॉमिक रेडियस, हाइड्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये ग्रुप ट्रेंड्स हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कवर करेंगे आज। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम जो है वो 2 तरीके से पढ़ते हैं। कैसे? 2 तरीके से। एक तो हम पढ़ते हैं अलोंग द ग्रुप, और एक हम पढ़ते हैं अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड होता क्या है? जब भी हम जाते हैं टॉप टू बॉटम, वो हमारे पास कहलाता है अलोंग द ग्रुप। ठीक है, जब भी हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो वो हमारे पास होता है अलोंग द पीरियड। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ग्रुप ट्रेंड्स, हम जो भी ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ेंगे वो हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड, यानी कि टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और इस तरीके से हम उसको समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे पास, किस तरीके से एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जो नंबर 1 ट्रेंड है हमारा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? अगर मैं इसकी उर्दू में इसका ट्रांसलेशन करूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन खींचना। इलेक्ट्रॉन खींचना जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन खींचने का क्या मतलब है? किसी भी एलिमेंट की ऐसी टेंडेंसी जो कि वो शेड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, वो हमारे पास जो है कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्वर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब आप लोग ये सभी जानते होंगे कि हमारे पास जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी जो है वो टॉप टू बॉटम, अगर हम बात करें अलोंग द ग्रुप बात करें, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचना। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो लिथियम की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर आप देख रहे हैं 3 है, तो लिथियम जो है वो साइज़ में भी छोटा होगा और इसके शेल भी कम होंगे। तो लिथियम जो है वो एज़ कम्पेयर टू फ्रेंशियम, यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हमारे पास, इनसे जो है इनके मुकाबले में थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा। वैसे यूजुअल लिथियम भी जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होता है। राइट साइड, लेफ्ट साइड के जितने भी वो मेटल्स होते हैं वो हमारे पास मेटल्स होते ही पॉजिटिव इन नेचर हैं। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो लेकिन अगर हम इस ट्रेंड की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो लिथियम अगर हम टॉप टू बॉटम जाएँ, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी। क्यों डिक्रीज़ होगी? क्योंकि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेल जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, तो उतना ही जो है पावर जो होगी वो दूर होते जाएगा, मतलब न्यूक्लियस से, और उतना ही जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गई है। ठीक है, तो इनकी नेगेटिविटी जो है, अगर हम अलोंग द ग्रुप बात करें तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होगी, और अगर हम अलोंग द पीरियड बात करें तो अलोंग द पीरियड जो होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ होगी क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है
आगे हम जाते जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो ये जो फासला होता है शेल्स का वो कम हो जाता है। जैसे ही वो कम होता है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यानी कि उनकी अट्रैक्शन किसी भी शेड पेड इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ जाती है। तो जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है या इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अलॉन्ग द पीरियड ये हो गया और अलॉन्ग द ग्रुप जो है वो ये हो गया। अब ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है, तो मैं दूसरी बताऊंगी ट्रेंड। अच्छा, तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये चीज़ जो मैंने लेफ़्ट टू राइट की बताई थी उसके अंदर रीज़न भी लिख लीजिए कि लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ क्यों होती है, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो शेल्स की जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की तरफ वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से साइज़ कम हो जाता है। जब साइज़ कम होता है तो हम जो है तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो इस यही रीज़न है जिसकी वजह से लेफ़्ट टू राइट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ हो रही है, एंड डाउन द ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज़ हो रही है ड्यू टू इंक्रीज़ इन साइज़ या नंबर ऑफ शेल्स। अच्छा, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे आ जाते हैं। अब कोई भी चीज़ में पोटेंशियल का वर्ड यूज़ हो रहा है यानी कि वो एनर्जी के इक्विवेलेंट भी है और एंथैल्पी के इक्विवेलेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी टर्म आती है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन तीनों का मतलब सेम होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये हमारे पास तीनों जो है वो सेम चीज़ के लिए यूज़ होती हैं। अब अगर मैं इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करूँ तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना। अब आप लोगों ने देखा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन खींचना था कि एक एलिमेंट की जो टेंडेंसी है वो कितनी है कि वो किसी शेड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके किसी एलिमेंट से। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी कि किसी एलिमेंट का अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो हमें उसको आयनाइज करना है, उसको आइंस की फॉर्म में लेकर आना है, तो हमें जो है वो कितनी पोटेंशियल रिक्वायर होती है किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जैसे अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम के पास जो है वो हमारे पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये होती है हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अब अगर हम इस आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड देखें कि वो क्या होता है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, डेफिनेशन आपको वर्डिंग में कहीं से भी मिल जाती है, मेन मकसद जो है इस वीडियो का वो है आपका कॉन्सेप्ट के आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है। तो वो मैंने आपको बस समझा दिया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो अलॉन्ग द ग्रुप अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम जो है वो शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो जो साइज़ बड़ा हो रहा है। जब साइज़ बड़ा हो रहा है तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से फासला होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो कम एनर्जी लगेगी निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इसलिए जो है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम ड्यू टू द साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ होती है, और उसका रीज़न भी सेम रीज़न है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का था कि क्योंकि साइज़ कम हो रहा होता है लेफ़्ट टू राइट में, तो इसलिए जो है वो एनर्जी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ रही होती है, तो इसलिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो लेफ़्ट टू राइट भी अगर हम जाएंगे लेफ़्ट टू राइट तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी ड्यू टू इंक्रीज साइज़। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज साइज़ और नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल आप आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। इस चीज़ को अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप अपने पास नोट डाउन कर लें, और फिर हम चलते हैं एटॉमिक रेडियस पे। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास थर्ड ट्रेंड होगा वो एटॉमिक रेडियस होगा। एटॉमिक रेडियस वैसे आपको यूजुअली मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक, लेकिन अगर जिसको नहीं क्लियर हो रहा तो यहाँ पे मैं एक इमेज भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ताकि आप उस चीज़ को इमेजिन कर सकें कि किस तरीके से आप इसमें इफेक्ट देख रहे हैं कि अलॉन्ग द पीरियड और अलॉन्ग द ग्रुप किस तरीके से फ़र्क आ रहा है एटॉमिक रेडियस की वजह से। और मैं आपको यहाँ पर समझा भी देती हूँ। ठीक है, एटॉमिक रेडियस का मतलब ये हो गया
कि जो हमारे पास एटम का रेडियस है वो किस तरीके से जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो आप लोगों को वैसे तो आंसर खुद ही दे देना चाहिए कि हमारे पास अलोंग द ग्रुप अगर हम बात करें यानी कि डाउन द टॉप टू बॉटम, तो ये इंक्रीज़ होगा एटॉमिक रेडियस। टॉप टू बॉटम जो है वो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ शेल्स भी इंक्रीज़ होते जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लेफ़्ट टू राइट की, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे होंगे, ठीक है। इस इमेज को मैं क्लियरली दिखाऊंगी आप लोगों को कि अगर आप देखें टॉप टू बॉटम अगर हम आ रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऑल्दो हमारे पास एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है बट नंबर ऑफ़ शेल्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। जबकि आप अगर लेफ़्ट टू राइट देखेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ शेल्स वही हैं, सिर्फ जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन वो करीब आती जा रही है, ठीक है। तो यही रीज़न है हमारे पास कि नंबर ऑफ़ शेल्स हमारे पास जो है इसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं और नीचे जो है हमारे पास अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखें तो उसमें शेल्स वही हैं, सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह से अट्रैक्शन करीब आती जा रही है। जब करीब आती जा रही है तो वो साइज़ को कम करती जा रही है। तो एटॉमिक रेडियस जो होगा वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होगा और टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को एटॉमिक रेडियस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, एटॉमिक रेडियस के बाद जो नेक्स्ट ट्रेंड है हमारे पास वो है हाइड्रेशन एनर्जी का। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? अब मैं थोड़ा सा हाइड्रेशन एनर्जी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी आपके सामने। देखिए डेफिनेशंस आपको कहीं से भी मिल जाती हैं, आप गूगल करें, आप किसी बुक से लें, आप नोट से लें, आपको कहीं से भी मिल जाती हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो हर जगह का मिलता होगा लेकिन इतना आपको समझ नहीं आता। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी कि जितना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट दे सकूँ, तो इसलिए मैं डेफिनेशंस नहीं लिखी हुई यहाँ पे, सिर्फ मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कि हमारे पास जो मेटल्स है ना, आप देख रहे हैं, तो ये हमारे पास सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट कैसे बनता है, ठीक है, एक सॉल्ट की डेफिनेशन तो आपको सबको पता होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि सॉल्ट कैसे होता है। कि हमारे पास होता है, ठीक है, कि हमारे पास जो बेस होती है उसका कैटाइन हम लेते हैं, ठीक है, और एनाइन का हम जो है वो एसिड का हम एनाइन लेते हैं और उसका जब रिएक्शन होता है आपस में तो वो हमारे पास सॉल्ट बनाता है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम जिसे कहते हैं। तो जो सॉल्ट होता है वो वाटर में जाके क्या होता है, डिज़ोल्व होता है। वाटर में जाके वो डिज़ोल्व होता है। जब वो वाटर में जाके डिज़ोल्व होता है तो वो क्यों डिज़ोल्व होता है? क्योंकि वो आइंस में ब्रेक हो जाता है। तो जब वो आइंस में ब्रेक होता है तो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उसको सराउंड कर लेते हैं। अगर मैं बहुत छोटी सिंपल सी एग्जांपल दूँ सॉल्ट की, तो NaOH हमने एक बेस ले ली प्लस HCl हमने एक एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे जाके हमारे पास बन गया सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसको जब हमने पानी में डाला तो ये हमारे पास डिज़ोल्व सॉल्ट मतलब NaCl को जब हमने पानी में डाला तो ये हमारे पास आइंस में ब्रेक हो गया। तो ये एक Na पॉजिटिव में हो गया और ये Cl नेगेटिव हो गया क्योंकि ये सॉल्ट था ना। तो और ये भी आप देख सकते हैं कि Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो हमारे पास एनाइंस जो हैं वो हमारे पास कैटाइन जो है वो हमारे पास इसका आ गया और एनाइन जो है वो हमारे पास एसिड का आ गया और इन दोनों ने बना लिया सॉल्ट। अब ये सॉल्ट जो हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये आइंस में इस तरीके से ब्रेक हो गए। जब ये आइंस में ब्रेक हो गए तो अब इस हाइड्रेशन एनर्जी का मकसद क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी का मकसद होता है कि एक हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक एलिमेंट को कितने अच्छे से सराउंड कर सकती है, ठीक है। तो वो जितनी ज़्यादा वो उतनी ज़्यादा होगी जितने अच्छे से वो सराउंड कर सकती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है क्योंकि जब साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल इतने अच्छी तरीके से उसको सराउंड नहीं कर सकते जितने अच्छी तरीके से लिथियम को करेंगे या सोडियम को करेंगे। तो टॉप टू बॉटम जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी एंड लेफ़्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि साइज़ जो है वो छोटे होते जाते हैं लेफ़्ट टू राइट जाने में। और अलोंग द ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम आने में हमारे पास साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को हाइड्रेशन एनर्जी का अच्छा सा कॉन्सेप्ट आ गया कि हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है। कि किसी भी जब एलिमेंट को, जब किसी भी आयन को जो है वो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं
वो एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो जितने अच्छे से करेंगे वो उतनी ज़्यादा एनर्जी का होगा, यानी कि लिथियम ज़्यादा होगा, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की ज़्यादा होगी और टॉप टू बॉटम आते हुए डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया रीज़न कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम जाने में डिक्रीज़ होती है, क्योंकि ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू इंक्रीज इन साइज़ और नंबर ऑफ शेल। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे शेल नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं तो साइज़ बड़ा होगा, जब साइज़ बड़ा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब उसको सराउंड करेंगे तो वो इतनी अच्छी से इनकी अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिनकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी वीक होगी, ठीक है। और जितना साइज़ में छोटा होता जाएगा उतनी ज़्यादा वाटर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है क्योंकि साइज़ छोटा होता है, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है क्योंकि साइज़ बड़ा हो रहा होता है, ठीक है। तो ये था हाइड्रेशन एनर्जी। और अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि किसी भी एटम की टेंडेंसी टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। कभी भी हम जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होता है, यानी कि सिंपली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो अमल होता है एक्वा सोल्यूशन में वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होती है वो दो तरीके के होते हैं। एक होगा आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, एक होगा आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल। ये दो तरीके के पोटेंशियल होते हैं। अब ये सबको पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन में हो रहा होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में हो रहा होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों ने जितना आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो डेफिनेटली इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा बनिस्बत रिडक्शन पोटेंशियल के। लेकिन क्या होता है कि हम जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म यूज़ नहीं करते, ठीक है। हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म यूज़ नहीं करते, हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही दो तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो जब पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आपको पता है कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या होंगे, गुड और ओके। दो रिडक्शन पोटेंशियल, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि जिसका मतलब हो गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और ख़ुद अपने आप को रिड्यूस किसी दूसरे को रिड्यूस करवा दे, तो वो क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अपोजिट फिनोमेना होता है ना रिड्यूसिंग एजेंट का, क्या होता है कि जो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस करा दें। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकते हैं, तो गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, यानी कि वो खुद जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करा देते हैं, तो वो होते हैं गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, इसका मतलब हो गया कि हम बात कर रहे हैं नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की, तो हम जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म यूज़ नहीं करते, हम उसकी जगह यूज़ करते हैं नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो जब भी हमारे पास किसी भी एलिमेंट का ग्रुप 1A या ग्रुप 2A में से अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू में आ रहा होता है, तो इसका मतलब है कि वो उतने ही ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। नेगेटिव हो गई वैल्यू जितनी ज़्यादा, वो उतने ज़्यादा गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यही वजह है कि हमारे पास जो ग्रुप 1A के मेटल्स होते हैं वो हमारे पास गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो हमारे पास ग्रुप 7A के या जो हाईली जो राइट साइड पे होते हैं, वो जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो
पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यहाँ पे मैं एक चार्ट शेयर कर रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आप लोगों को ट्रेंड वाइज नहीं पढ़ाया कि मतलब अगर हम टॉप टू बॉटम जाएँ तो क्या होगा और अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ। वैसे तो यूजुअली अगर आपको सिर्फ समझने के लिए चाहिए कॉन्सेप्ट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, वो जितना ज़्यादा होगा, यानी कि वो कितना ज़्यादा कैसे होगा, यानी कि लेफ़्ट टू राइट, सॉरी टॉप टू बॉटम जो है वो बढ़ेगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की। और वैसे जो इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का चार्ट होता है ना, उसमें सिर्फ वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं और उनमें साइन लगे हुए होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के। तो जब पॉजिटिव का साइन आ रहा होता है वो किसी रिडक्शन पोटेंशियल के आगे, तो इसका मतलब है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, यानी कि वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और अगर हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल में नेगेटिव का चार्ज आ रहा होता है, तो हम उसका मतलब होता है कि वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को अब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करवाता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसका ग्रुप ट्रेंड हम जो है वो टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट नहीं पढ़ते। इसका एक चार्ट होता है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चार्ट कहलाता है, जो कि मैं स्क्रीन पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स के लिए है कि आप उसमें वैल्यूज़ देख सकते हैं कि उनके आगे एक कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो आप बिल्कुल सबसे नीचे आप देखिएगा लिथियम की दी हुई है, तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हाई नेगेटिव में होगा, तो वो जो है वो सबसे ज़्यादा गुड रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम, ठीक है। तो इसी वजह से, इसी तरीके से आप बाकी भी देख सकते हैं, तो उसमें सीरीज़ वाइज दिए हुए हैं कि किस तरीके से आप जो है देख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ऊपर जाते जाते कम मतलब पॉजिटिव बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया होगा सही से। लास्ट हम पढ़ रहे हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि मैं आपको सिंपली वर्ड्स में बता देती हूँ कि हमारे पास जो ग्रुप 1A के होते हैं, उनकी मैंने आपको बताई कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कि यहाँ पे एंड होती है NS1 पे, यानी कि NS1 जो इनका जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड होता है। ये मैं लिथियम के लिए बना रही हूँ। तो ऐसी सबके पास भी जो है ना वो लास्ट, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास सिंगल है, और वो मतलब कि पैरामैग्नेटिक कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ एंड होती है, NS2 पे एंड होती है, यानी कि इसके जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास इस तरीके से डबल पेयर की फॉर्म में होते हैं, और ये हमारे पास कहलाते हैं डायमैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अब क्या होता है कि जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, और वो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू डायमैग्नेटिक के मुकाबले में, ठीक है। उनके अट्रैक्शन उनमें ज़्यादा होती है, उनको थोड़ा निकालना भी मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 1A के एलिमेंट्स का होता है वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2A से, ठीक है। और इसी तरीके से ग्रुप 2A का जो है वो ज़्यादा हायर होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1A के एलिमेंट्स, यानी अल्कली मेटल्स से। इसी के साथ जो है मेरी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम रीजनिंग क्वेश्चंस देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में किस तरीके के रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आप लोगों को जो मैंने आज कॉन्सेप्ट दिया है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, और मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की आप सबको। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा, और अगर आपको समझ आया है तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ठीक है। और मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, पढ़ते रहें और खेल कूद भी करें, लेकिन पढ़ाई जो है वो सीरियस होके करें जब करें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।